अच्छा भैया, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज कमर हुसैन। आई होप कि आप तमाम लोग जो है वो खैरियत से होंगे और आप लोग मुझे सुन भी पा रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी तो मेरे ख्याल से आपका रिजल्ट आ चुका था और इस रिजल्ट पे हमारी बात भी हुई थी थोड़ी बहुत। और बाकी ये कि आप लोगों का जो भी रिज़ल्ट है इसका वो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके लेवल्स के फाइनल ग्रेड में रिज़ल्ट काउंट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका रिजल्ट बहुत ख़राब आया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका चाहे अच्छा ग्रेड हो चाहे बुरा ग्रेड हो, आपका A2 ले आपके लेवल्स के ग्रेड में उसका कोई लेना देना नहीं होगा। इवन है कि आप में से वो लोग जिनका एएस में यू आया है उनको भी जो है एएस दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपली वो जो है सिर्फ A2 पे फोकस करेंगे और A2 का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है भाई। अच्छा, जहाँ तक हमारी क्लास का ताल्लुक है, हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर कर रहे थे, ख़त्म होने वाला है चैप्टर। उसमें हमने ये वर्कशीट नंबर 9 कर रहे थे और ये वर्कशीट नंबर 9 का मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व हुआ हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें जो स्टार्ट करना है वर्कशीट नंबर 9 का, जो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में कर रहे थे। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो है सबसे पहला जो पार्ट है इसमें कह रहे हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले भी कई दफ़ा डिफाइन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन रिक्वायर्ड। सर जी भाई। सर आपने वो वर्कशीट स्टार्ट नहीं की थी। आपने शायद सेक्शन ओ को पढ़ाया होगा। सेक्शन एन पीछे थोड़ी। नहीं भाई, सेक्शन में तो वर्कशीट हो चुकी है पूरी। ये आप लोगों को मैंने सेक्शन एन की रहती होगी सर। आपने आपने बस चैप्टर खत्म कराया था बस। नहीं भाई, ये वर्कशीट मुझे अच्छे तरह याद है, मैंने करवाई। ये क्वेश्चन नहीं किया था आप लोगों ने ये वाला? ये क्वेश्चन नहीं किया नहीं था? करा। हाँ करा था याद आ। याद होगा यार, आप लोगों के सेक्शन की वर्कशीट है ये। दो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे इसके, बाकी वर्कशीट बाकी है, मैं भी करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी हुई है? वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज work done required to bring a unit positive charge from infinity to a point in electric field। ठीक है। यानी कि अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आते हैं एक पॉइंट तक, तो उसके लिए जो वर्क डन आपको करना पड़ता है वो वर्क डन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है भाई। पार्ट बी पर आए। पार्ट बी में कह रहे हैं टू स्मॉल स्फेरिकल चार्ज पार्टिकल्स पी एंड क्यू may be assumed to be point charges located at their centers. The particles are in a vacuum. Particle P is fixed in position. Particle Q is moved along the line joining the two charges as illustrated in figure 4.1. The variation with separation x of the electric potential energy EP of particle Q is shown in figure 4.2. यानी कि हो क्या रहा है कि दो पार्टिकल हैं, चार्ज पार्टिकल हैं दोनों, P और Q। P अपनी जगह पर फिक्स है, Q को आप मूव करेंगे। अब आप Q को जितना दूर लेके जाएंगे P से, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वो डिस्टेंस x कहलाएगा। अब जब आप इसको x डिस्टेंस x मूव करेंगे तो पार्टिकल Q को, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा EP, उसका ग्राफ आपको आगे दिया हुआ है। तो ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का विद डिस्टेंस x। यानी जब आप पार्टिकल Q को जो है पार्टिकल P से आप उसको दूर लेके जाएंगे या पास लेकर आएंगे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से बनेगा। पार्ट 1 में कह रहा है कि हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्टेंस इज रिलेटेड टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में क्या रिलेशनशिप था? तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम में मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है
लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो बराबर होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बराबर होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आप जो है ग्राफ बनाते हैं जिसमें वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस हो, तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। लेकिन ग्राफ का जो ग्रेडियंट नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है। यानी अगर पोटेंशियल और डिस्टेंस के ग्राफ का आप ग्रेडियंट निकालें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होगा, लेकिन जिस वक्त पोटेंशियल के और डिस्टेंस के ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव होगा उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉजिटिव होगी। और जब पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि पोटेंशियल और डिस्टेंस के ग्राफ का ग्रेडियंट पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉजिटिव होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है पोटेंशियल और डिस्टेंस के ग्राफ के ग्रेडियंट के बराबर होती है लेकिन नेगेटिव होती है। यानी अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट +2 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ -2 होगी। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है -2 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ +2 होगी। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। ये बात मैंने आपको बहुत तफसील से एक्सप्लेन भी की थी और हम ये बात डिस्कस कर भी चुके हैं 2 दफ़ा। पार्ट 2 में कह रहे हैं कि यूज योर आंसर इन पार्ट 1 टू शो दैट द फोर्स ऑन पार्टिकल क्यू इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व ऑफ फिगर 4 है कि पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी, पार्टिकल क्यू पे जो फोर्स लगेगी वो ऊपर वाले का जो ग्राफ दिया हुआ ना, ये ग्राफ, इस ग्राफ के ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगी। देखिए ये जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ है। अभी जो हम बात कर रहे थे वो पोटेंशियल और डिस्टेंस के ग्राफ की बात कर रहे थे। अब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बराबर है एफ इंटू एफ अपॉन क्यू के। तो एफ किसके बराबर हुआ? क्यू मल्टीप्लाई बाई ई। तो अगर चार्ज को कांस्टेंट रखा जाए तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपस में क्या हुए? फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के फॉर्मूले से देखें तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो फोर्स भी कम होगी। नंबर 1 पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर होती है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल के। पोटेंशियल एनर्जी जो बराबर होती है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल के। दोनों तरफ अगर हम डिस्टेंस से डिवाइड कर दें आर से, दोनों तरफ डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के ग्राफ का ग्रेडियंट हो जाएगा, यानी कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट। और ये पोटेंशियल और डिस्टेंस के ग्राफ का ग्रेडियंट हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो अगर चार्ज क्यू को कांस्टेंट रखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के ग्राफ का ग्रेडियंट प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये जो बना हुआ है ग्राफ, इसका जो ग्रेडियंट है वो चार्ज प्रोपोर्शनली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा रिश्ता निकल आया, ये जबरदस्ती वाली बात हो गई। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है और सी डी के बराबर है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ए और डी आपस में बराबर होंगे। तो ये वाली बात है कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का जो ग्रेडियंट है वो प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के ग्रेडियंट के, यानी कि वी और आर के ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है। और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, बराबर होता है एक्चुअली। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है। तो जिस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के ग्राफ का ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा होगा उसी जगह पे पोटेंशियल और डिस्टेंस के ग्राफ का ग्रेडियंट भी सबसे ज़्यादा होगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ के बराबर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके ग्रेडियंट की वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, तो उसका जवाब जो है तमीज़ से कैसे लिखा जाएगा? इसमें लिखा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है फोर्स पर।
Electric field strength is proportional to force and potential gradient is proportional to gradient of therefore gradient of above graph proportional to force. ठीक है भाई, हमने लॉजिक क्या बनाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो और फोर्स प्रोपोर्शनल है, जबकि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है इनके पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट और पोटेंशियल ग्रेडियंट भी प्रोपोर्शनल है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है। ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है जिसका जो ग्रेडियंट बनेगा वो आपकी जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगली बात में क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच ऑफ द पार्टिकल्स पी एंड क्यू इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 90. Calculate the separation of the particle at the point where particle Q has electric potential energy equal to minus 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहने के आप वो डिस्टेंस मालूम करें कि जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन सॉरी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ये बताइए कि यहाँ तक जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ तक मेरी बात सुनाई दी थी आप लोगों को?
ये पार्ट सी तक बात सुनाई दी थी आप लोगों को क्या? अच्छा, सुने, पार्ट सी में कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच ऑफ द पार्टिकल पी एंड क्यू इज 1.6 exponent minus 19. Calculate the separation of the particle at the point where particle Q has electric potential energy equal to minus 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो ये दो पार्टिकल है ना पी एंड क्यू, इनके दरमियान डिस्टेंस हम चेंज कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पार्टिकल क्यू की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, वो है -5.1 एक्सपोनेंट -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं ये करूँगी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, उसको मैं एनर्जी, इसको मैं जूल में चेंज कर रहा हूँ क्योंकि एनर्जी की साइन यूनिट जूल होती है। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने का तरीका ये होता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो वैल्यू है उसको आप 1.6 एक्सपोनेंट -19 मल्टीप्लाई कर दें। तो अब आप जरा ये देखें, जब आप 5.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 एक्सपोनेंट -19 तो क्या आंसर आएगा? तो पहले तो मुझे कैलकुलेट करके बताएं आंसर क्या आएगा जल्दी। राजेंद्र क्या आंसर आ रहा है? 5.1 एक्सपोनेंट 5.1 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19, तो नया आंसर क्या आ रहा है? क्या वो आप में से किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? ऑलराइट, आंसर है इसका 8.16 एक्सपोनेंट -19, यानी कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जूल्स में है वो कितनी है, वो है 8.16 एक्सपोनेंट -19 जूल्स की एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई Q मल्टीप्लाई बाय V। Q का मतलब होता है कि आप जिस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर रहे हैं वो चार्ज कितना है और पोटेंशियल कितना है, ठीक है। अब जो पोटेंशियल होता है V, सीधा हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q अपॉन R, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी, और Q इंटू वी में जो V है इनके पोटेंशियल, मैंने उसका फॉर्मूला लिखा। उसका फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में दो Q आ गए। आप देख सकते हैं कि एक Q को मैंने स्मॉल Q लिखा है, जबकि एक Q को मैंने कैपिटल Q लिखा है। तो स्मॉल Q जो है वो चार्ज होता है जिसकी फील्ड जिसके की एनर्जी निकाल रहे होते हैं, और कैपिटल क्यू वो चार्ज होता है इसकी फील्ड होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में हम एक स्मॉल एम इस्तेमाल करते थे और एक कैपिटल एम इस्तेमाल करते थे। तो कैपिटल एम वो प्लैनेट होता था जिसकी फील्ड होती है, और स्मॉल एम वो मास होता था जो कि हम उसमें ले आते थे। ऐसे यहाँ पर कोई सूरत हाल होगी, कैपिटल क्यू जो है वो चार्ज होगा जिसकी फील्ड होगी, और स्मॉल क्यू जो है वो चार्ज होगा जो कि इसकी एनर्जी है या जो मूव कर रहे हैं इसको अब लेकर आए। यहाँ पर आपकी डायग्राम है, उस डायग्राम में आपका पार्टिकल क्यू जो मूव कर रहा है पार्टिकल पी अपनी जगह पर है। यानी कि पार्टिकल क्यू जो है बेसिकली हमारा स्मॉल क्यू है और पार्टिकल पी हमारा कैपिटल क्यू है।
अब सवाल के अंदर इसमें दोनों का चार्ज सेम दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच ऑफ द पार्टिकल पी एंड क्यू इज दिस। तो दोनों क्यू यानी कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दोनों हमारे फॉर्मूले के हिसाब से बराबर हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो जब आप इन दोनों को लिखेंगे और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों हो गया? क्योंकि एक स्मॉल क्यू और एक कैपिटल क्यू है, दोनों की वैल्यू सेम है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, दोनों मल्टीप्लाई होंगे दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे बचता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं 9.0 एक्सपोनेंट माइनस एक्सपोनेंट 9 होती है। अब नीचे क्या बचा आर, जो कि हमें मालूम करना है यानी कि डिस्टेंस मालूम करनी है। अब आर बराबर होगा किसके, ये सारी वैल्यूज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 का स्क्वायर इंटू 9.0 एक्सपोनेंट 9 डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल हमने कितनी निकाली थी? पोटेंशियल हमने निकाली थी 1.6 एक्सपोनेंट माइनस। क्या अब इसके मुझे आंसर निकाल के बताना होगा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह शुक्र, आप बताएं कैसे हैं? खैरियत से? मैं अभी क्लास में था। अच्छा, मैं अभी क्लास से फारिग हो गया ना, कॉल बैक करता हूँ आपको, ठीक है? हाँ बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका? अच्छा, तो इसका आंसर आ रहा है 2.82 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। यानी इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगी आर की वैल्यू जो है 2.82 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर आएगा। ठीक है, चलिए वो और आगे चलते हैं। अगले पार्ट में कह रहे हैं बाय रेफरेंस टू फिगर 4.2 state and explain whether the two charges have the same or opposite sign। यानी कि अब पी एल क्यू एन पे सेम चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है। जो पी एल क्यू है, पार्टिकल पी और पार्टिकल क्यू है, आपको बताना है कि इन दोनों पे सेम चार्ज है या ऑपोजिट चार्ज है। और इसके लिए आपको हिंट जो मिलेगा उस डायग्राम से मिलेगा। इस डायग्राम को गौर से देखें और मुझे बताएं कि इन दोनों इस डायग्राम के मुताबिक जब इस डायग्राम पे वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इस डायग्राम के मुताबिक अगर आप देखें तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, ये बताएं पहले आप मुझे। इस डायग्राम के मुताबिक, इस ग्राफ के मुताबिक जब डिस्टेंस बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है या कम होती है? आई रिपीट, मेरा सवाल ये कि इस डायग्राम के हिसाब से व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेस देन व्हाट हैपेंस टू पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस डायग्राम के मुताबिक जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं, आप एक चीज़ क्या मिस कर रहे हैं, वो ये कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में दी हुई है। तो लिहाजा जब आप डिस्टेंस, मिसाल के तौर पर यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 4, तो पोटेंशियल तकरीबन कितनी है -3 पॉइंट समथिंग है। जब डिस्टेंस आप यहाँ ले जाएंगे 12, तो पोटेंशियल एनर्जी तकरीबन -1 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। ये जब डिस्टेंस को आप 4 से 12 पे लेके गए तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी -3 से -1 हो गई समथिंग। तो -3 से -1 होने का मतलब कम होना नहीं है, -3 से -1 होने का मतलब बढ़ना है। तो आसान जबान में ये ग्राफ ये बता रहा है कि जब दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। अब दो चार्जेस के दरमियान सेपरेशन बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है? मिसाल के तौर पर अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं
और इनके दरमियान आप सेपरेशन को बढ़ाते हैं, तो वर्क डन खुद होगा या आपको करना पड़ेगा? दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान सेपरेशन बढ़ाने के लिए आपको वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, वो खुद होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। ऐसे अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव होंगे तो इनके दरमियान जब सेपरेशन आप बढ़ाएंगे तो वर्क डन आपको करना नहीं पड़ेगा, वर्क डन खुद होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, और अगर आप इनको सेपरेट करते हैं तो इनको सेपरेट करते वक्त आपको वर्क डन करना पड़ेगा, इनको वर्क डन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अटैक कर रहे होंगे, और उनको सेपरेट करने के लिए आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा। जब आप वर्क डन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी उससे इंक्रीज होती है। जब वर्क डन आप करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जब वर्क डन खुद होता है, फील्ड वर्क करती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है डिस्टेंस बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए। तो डिस्टेंस बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ेगी? जब दोनों ऑपोजिट होंगे। तो अगर दोनों का साइन सेम होगा तो डिस्टेंस बढ़ाने पर, सेपरेट करने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी, वो खुद दूर हो जाएंगे, आपको नहीं करना पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट साइन होंगे तो फिर उनको दूर के लिए, सेपरेट करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। फिर आप भी यही कह रहे हैं, ये कह रहे थे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, फिर कौन सा चार्ज होगा? दोनों के ऑपोजिट चार्ज। और ये